हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सेंटर ऑफ मास का लेक्चर नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि एक्सप्लोजन ऑफ ए बॉम्ब के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट्स और न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे। बच्चों, इसके बाद जो है हम लोग पूरा कोलिजन पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि जो लेक्चर 7 में हम पढ़े हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और आज जो पढ़ेंगे एक्सप्लोजन ऑफ ए बॉम्ब, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हूबहू सिमिलर वे में जो है पूरा यूज होने जा रहा है कोलिजन के अंदर। तो इस पैटर्न पर हम लोग चलेंगे, उसके बाद रोटेशन, ताकि जो है ना हर कॉन्सेप्ट सिस्टमेटिक वे में धीरे 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 समझ में आते चले जाए बिना दिक्कत के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लोजन ऑफ ए बॉम्ब क्या है? बम फट गया। ठीक है, तो पढ़ो भाई कि कैसे फट गया। तो देखते हैं, पता है कि देखो जरा, एक बॉम्ब है। पता है कि अगर एक बॉम्ब ब्लास्ट करता है तो देखो जरा कि कितने सारे पार्टिकल्स में वो टूट कर फेंकाता है। लेट एक बॉम्ब बोलते हैं ऐसे है जिसका मास है m, जब वो फटा धड़ाम से किया तो कितने सारे पार्टिकल्स, इनफाइनाइट पार्टिकल्स में टूटे। और वो सारे पार्टिकल्स का वेलोसिटी क्या है भाई? जो मन तो है ना, कोई फिक्स्ड कहीं कुछ ना डायरेक्शन फिक्स्ड है कि कौन किधर उड़ेगा, और ना ही उसका वेलोसिटी फिक्स्ड है। देखो m1 v1 m2 v2, लेट इधर मन जिधर मन तिधर। ठीक, तो आज ना इसके अंदर घुसने जा रहे हैं कि भाई जब तुम फटते हो ना तो तुम्हारे अंदर क्या होता है, वो आज हमको एनालिसिस करना है। ठीक है, देखते हैं जरा। चलो, कुछ कॉन्सेप्ट्स है बहुत अंदरूनी, जरा उसको समझ लेते हैं ताकि बड़ा मजा आए आगे न्यूमेरिकल सब सॉल्व करने में। लेट को एक बॉम्ब है हमारे पास, मास है क्या चीज? m। ठीक है बच्चों, ये जो एक्सप्लोजन जो प्रोसेस होता है, एक्सप्लोजन जो प्रोसेस है ये कैसा है और क्या होता है, एक एक करके जो है इस रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हम लोग जरा देख लेते हैं एक बार। जैसे ही बॉम्ब देखो फटता है, कितना टाइम इंटरवल में फटता होगा सोचो जरा। बोल सकते हैं कि एकदम इंस्टेंटेनियस है भाई। dt टाइम 0.00070-80 साल तक 0 लगाते रहो, लास्ट में कहीं 1 लगाओ, उतना कम समय में धड़ाक से फट जाता है। तो बोलते हैं कि भाई एक्सप्लोजन जो प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस है? इंस्टेंटेनियस। विद इन ए dt अमाउंट ऑफ टाइम क्या होता है? ब्लास्ट करता है और सारे पार्टिकल्स में टूटकर फेंका जाता है। ठीक, तो सबसे पहला समझ में आता है क्या कि ये प्रोसेस कैसा है? इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? सही है ना, इंस्टेंटेनियस। ठीक, बहुत बार 10 आता है। अच्छा, कितना टाइम इंटरवल में ऑकर होता होगा? तो हम लोग बोल देते हैं कि बहुत कम समय, यानी कि ऑकर्स इन लेट जो है कितना dt टाइम में जो है ऑकर होता है, dt टाइम। ठीक, और किसके वजह से ऑकर होता है और क्या कौन कौन से फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो समझते हैं जरा। देखो, बॉम्ब के अंदर बारूद भरे हुए पार्टिकल्स के रूप में हम लोग कह सकते हैं, जैसे ही ब्लास्ट किया धड़ाक से तो भाई कौन कौन से फोर्सेस उसमें इन्वॉल्व है वो सोचो जरा। तो हमको पता है कि जब बॉम्ब ब्लास्ट करता है तो बाहर से कोई एक्सटर्नल आदमी आकर के बॉम्ब के मासेस को पकड़ा, बारूद को बोला चलो फट जाओ ऐसे कोई तो करता नहीं एक्सटर्नल। लेकिन हाँ, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इसके अंदर कुछ अंदरूनी कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। ठीक, आदमी तो कोई बाहर से आया नहीं, उसको पकड़ करके जो है फेंका है बहुत सारे पार्टिकल्स में, यानी एक्सटर्नल कोई फोर्सेस तो आया नहीं है। तो समझ में आता है कि अच्छा ठीक है, गारंटीड उसी के अंदर कोई ना कोई है। तो जो भी अंदर होगा बॉम्ब के, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? इंटरनल फोर्सेस। सवाल है कि कौन है इंटरनल फोर्सेस, पहले ये समझ लेते हैं, बाद में एक्सटर्नल जो है ना एक छुपा रुस्तम छुपा हुआ है, उसके बारे में जिक्र करेंगे एक एक करके। तो बोलते हैं कि लेट ये जो पूरा बॉम्ब है हम लोग इसको मान लेते हैं, पता है क्या? एक सिस्टम जिसके अंदर इनफाइनाइट पार्टिकल है, लेट n पार्टिकल्स आप बोलो। इसके अंदर क्या है भाई? बारूद भरा हुआ है। जैसे ही ब्लास्ट होता है तो पता है क्या होता है? एक पार्टिकल ने दूसरे पार्टिकल पर देखो फोर्स, एक इस पर लगाएगा तो वो इस पर लगाता है, धड़ाक धड़ाक। कितना टाइम इंटरवल में? dt टाइम इंटरवल में ही एक दूसरे पर लगाया बहुत भयानक तरह से फोर्स। अगर ये 1 और 2 है तो बोलेंगे कि 2 पर लगा, 1 ने लगाया, और 2 लगाएगा, 1 पर फोर्स लगा है किसके वजह से? 2 से। तो देख रहे हो क्या है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, और बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स है, तभी तो बॉम्ब चुपचाप से रेस्ट में, लेकिन जब मारता है धड़ाक से तो भाई बहुत खतरनाक वेलोसिटी से फेंकाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर जो फोर्सेस लगाया, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, एट एन इंस्टेंट पर मारा धड़ाक से, ये क्या कहलाता है? फोर्स अप्लाइड फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज इंपल्स। तो इंटरनल फोर्सेस के वजह से जो इंपल्स होता है वो बहुत क्या होता है? खतरनाक। और हम जानते हैं कि जो फोर्स है I इंटू डी टी, ठीक है, ये कौन सा फोर्स? इंटरनल फोर्सेस के वजह से, ये फोर्स
इंटू dt टाइम क्या हो जाएगा, इम्पल्स। और इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। और इसी के वजह से क्या होता है कि जब टूटता है, फटता है, तो ये पार्टिकल्स फेंकाते हैं बहुत खतरनाक से। क्यों? क्योंकि ये जो होता है, सोचो ये बहुत ज़्यादा, तो भैया ये बहुत ज़्यादा, तो इम्पल्स बहुत ज़्यादा, तो उसका चेंज इन मोमेंटम भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। यानी कि ये सब होता है इंटरनल फोर्सेस के कारण। ठीक है, एक चीज़, लेकिन क्या जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं एक्ट कर रहा है क्या? बच्चों, करता है ना। तो अगर ये कहना एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट करता है, थोड़ा सा अगर बारीकी में जाओगे ना कॉन्सेप्ट से, तो गलत हो जाएगा। क्यों? कोई भी बॉम्ब रखा हुआ है, एक्सप्लोड किया धड़ाक से, ठीक है, पार्टिकल्स अंदर, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स mg तो लग ही रहा है है ना, लग रहा है। यानी ऐसा नहीं कि इस पर नहीं लगता है, सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्सेस लगता है। कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स mg। क्या बोल देंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। लेकिन होता क्या है बच्चों, पता है, जैसे बोले ना इंटरनल फोर्सेस जो होता है वो इतना ज़्यादा है, तो उसके वजह से इंपल्स बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से चेंज इन मोमेंटम बहुत खतरनाक होता है, सब फेंकाता है बहुत भयानक तरीके से। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो mg है ना, इसके वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्सेस के वजह से dt टाइम में जो इम्पल्स आता है कैलकुलेट करके, इम्पल्स ऑफ, मैं बोलूँ कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ये क्या होता है पता है, वेरी 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 लेस, बहुत कम आता है। अब हमको देखो, ये तो कैलकुलेट करके पता चल जाता है बच्चों, ठीक है, कि F ग्रेविटेशनल फोर्स mg इंटू dt टाइम में गुना किए बहुत कम वैल्यू आता है। तो सोचो क्या है, एक पूरा समुंदर, एक समुंदर पानी इतना, उसमें कोई एक चम्मच डाल दे पानी एक्स्ट्रा, एक्सटर्नल बाहर आकर, तो हम क्या बोलेंगे कि अच्छा अब हमको दिख रहा है एक समुंदर पानी है, उसमें एक चम्मच एक्स्ट्रा भी दिख रहा है, ऐसा कोई बोलेगा? पता ही नहीं चलता है। तो मैंने लार्ज अमाउंट कुछ होना, उसमें एक चम्मच आए ना पानी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको सिर्फ समुद्र नजर आएगा। ठीक उसी तरह से इसका जो इंपल्स होता है इंटरनल फोर्सेस से, ये इतना ज़्यादा है कि जो एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटेशनल लगता है ना, इसका इंपल्स क्या है, बहुत बहुत कम। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस को। ठीक है, सो दिस एक्सटर्नल फोर्स हम लोग क्या बोलेंगे, कैन बी नेग्लेक्टेड। इसीलिए हम लोग कहते हैं क्या, पता है क्या, कि भाई कोई एक बॉम्ब जब ब्लास्ट करता है तो नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों कॉन्सेप्ट? चलो, तो हम लोग बोलेंगे क्या, यानी कि बॉम्ब है, मास m, ये एक क्या है, हम सिस्टम मान लेते हैं। तो इस पर क्या ड्यूरिंग एक्सप्लोजन कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट किया क्या? नहीं। लेट पूरा इसके अंदर इनफाइनाइट पार्टिकल है, लेकिन इसका हम मान लेते हैं कि ये मेरे लिए क्या है, सेंटर ऑफ मास। ठीक, तो देखो जरा सा क्या बोल सकते हैं कि सिंस कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं एक्ट किया, तो हमको पता है एक्सटर्नल फोर्स होता क्या है, मास इनटू, अगर बहुत अच्छे तरीके से बोले तो सेंटर ऑफ मास इनटू ACM, क्या हो जाएगा, जीरो। मास तो जीरो होगा नहीं, दिस इंप्लाइज दैट कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। और इसका मतलब क्या होता है, दो चीज, एक्सटर्नल कोई आया नहीं है तो भाई एक्सेलरेट नहीं करेगा पार्टिकल, इट मीन्स या तो वो उसका वेलोसिटी जीरो हो तो जीरो ही रहेगा, या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो वो कांस्टेंट ही होगा। यानी हम लोग इन जनरल बच्चों कह सकते हैं, देखो डायरेक्ट में, कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी क्या, कांस्टेंट। अब तभी एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। यहां से दो चीज आता है, या तो VCM अगर होगा कुछ जीरो हो, या VCM है ना सम वैल्यू, कोई कांस्टेंट वैल्यू हो, सम वैल्यू हो, चल रहा हो। तो इससे हम क्या पता करेंगे कि अगर भाई रेस्ट में होगा ना, तो एक्सप्लोजन के बाद सेंटर ऑफ मास क्या होगा, पता है, रेस्ट में ही रहेगा। या अगर सेंटर ऑफ मास कुछ वेलोसिटी से चल रहा है, एक्सप्लोड किया धड़ाक से, तो सेंटर ऑफ मास जो है ना, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसी वेलोसिटी से चलते रहेगा। पार्टिकल्स टूट करके n पार्टिकल्स में फेंका सकता है अलग अलग वेलोसिटी से, लेकिन सेंटर ऑफ मास नहीं हिलता है। क्यों? क्योंकि F एक्सटर्नल जीरो है। सेंटर ऑफ मास तभी हिलेगा, मतलब एक्सेलरेट करेगा, जब F एक्सटर्नल लगेगा। ठीक है, अब यहीं से बच्चों देखो क्या है, हम लोग कह सकते हैं कंक्लूजन में कि बिफोर एक्सप्लोजन इफ सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, तो भैया आफ्टर एक्सप्लोजन भी क्या होगा, सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट क्या बोलेंगे, रेस्ट पर ही रहेगा। दूसरा, अगर इफ सेंटर ऑफ मास इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी VCM, तो बोलेंगे आफ्टर कोलिजन इट विल कंटिन्यू टू मूव, इट विल
कंटिन्यू टू मूव विथ VCM। ठीक है, ये समझ में आता है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग जैसे पिछला लेक्चर देखे हैं तो अब हम लोग को पता है कि एफ एक्सटर्नल जो होता है ये क्या हो जाता है, dp सिस्टम डिवाइडेड बाई dt। यानी अगर एक्सटर्नल फोर्स अगर आया ना तो कौन हिल जाता है, कौन एक्सेलरेट कर जाएगा, किसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, तो लेकिन अगर एफ एक्सटर्नल नहीं आए ड्यूरिंग एक्सप्लोजन हमको पता है तो dp ऑफ द सिस्टम बटे dt ये होगा जीरो। किसका डिफरेंशिएशन जीरो, कांस्टेंट का। यानी मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, यानी कि कंजर्व्ड। इसी को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो पता चल गया कि भाई एक्सप्लोजन के वक्त ये नहीं आता है तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकेंगे। कैसे, जो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम होगा इनिशियली वही हो जाएगा मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या होगा, फाइनली। ठीक, अब इसको बच्चों सवाल के साथ हम लोग देखते हैं कि कैसे वेक्टर वाइज हम लोग लिखेंगे या कैसे मोमेंटम कंजर्व्ड है। चाहे एक्स एक्सिस में एक बार लगाओ कंजर्वेशन प्रिंसिपल, या वाई एक्सिस में या जेड एक्सिस में इंडिविजुअली हम लोग लगा सकते हैं, जिधर जिधर फोर्स क्या होगा, जीरो। बस चलिए सवाल से जरा एक एक करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला, सब बहुत हाईलाइटेड सवाल है, मैं पहले ही बता देता हूं बच्चों, बहुत फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं एग्जामिनेशन में ये कॉन्सेप्ट्स वगैरह सब। ठीक, चलिए, ए पार्टिकल ऑफ मास 4m एट रेस्ट। ए पार्टिकल ऑफ मास कितना है, 4m। ये है रेस्ट में, एक्सप्लोड्स इनटू टू फ्रेगमेंट्स ऑफ मास m एंड 3m। दो पार्टिकल में टूटा, m और क्या है 3m में। ठीक है, मास m मूव्स विथ स्पीड v, ये चलने लगा v स्पीड से, किधर नहीं पता। उसके बाद डायरेक्ट हमसे पूछता है कि फाइंड द स्पीड ऑफ मास 3m आफ्टर एक्सप्लोजन। ये किधर जाएगा, कितना वेलोसिटी से, तो कितना वेलोसिटी से जाएगा आई डोंट नो। तो जब कुछ नहीं पता हो ना तो सबसे बेहतर तरीका होता है वेक्टोरियली लिखो, अपने आप सब पता चल जाता है, डायरेक्शन, एंगल वेंगल सब। ठीक है, लिखते हैं इनिशियली रेस्ट में था बिफोर एक्सप्लोजन, पता है एफ एक्सटर्नल आता नहीं, हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करेंगे। करते हैं अप्लाई। देखो तो कोई भी डायरेक्शन मान लेते हैं, लेट ये जो एम भी है ना, लेट इसको बोलते हैं कि ये है लेट एक्स एक्सिस के तरफ यानी आई कैप के तरफ। तो बताओ कि ये किधर गया, कोई भी तो एक डायरेक्शन ले लेते हैं बच्चों। सिंस कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करेंगे तो बोलेंगे मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो होगा इनिशियली बिफोर एक्सप्लोजन वही हो जाएगा मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या, फाइनली आफ्टर द एक्सप्लोजन। इनिशियली क्या है भाई, पूरा मास रेस्ट में, तो बोलेंगे टोटल मास है लेकिन रेस्ट में है। ठीक, फाइनली क्या हुआ, मास इनटू वेलोसिटी। देखो कैसे लिखोगे, मास इनटू वेलोसिटी, लेट हम मानते हैं कि आई कैप के तरफ है, तो दूसरा जो पार्टिकल है वो है 3m, वो किधर जाएगा नहीं पता, आप आराम से वेक्टर साइन लगा दो, सबसे मस्त तरीका होता है सॉल्व करने का। चलिए, ये तो जीरो, एम वी आई कैप प्लस 3m इंटू V2 वेक्टर। देखो V2 वेक्टर ये यहीं रहने दो, ये इधर लेते आओ, यानी माइनस एम वी आई कैप इक्वल टू 3m V2 वेक्टर। ठीक है, m गया अपने आप, देखो डायरेक्शन के साथ हमारे पास क्या है, आंसर आ गया। व्हाट इज V2 वेक्टर, ये आ गया है, देखो 3 इधर आ जाएगा तो माइनस v बटे 3 आई कैप। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड हो गया v बटे 3 और डायरेक्शन हो गया क्या, माइनस आई कैप, ताकि सारी चीज़ इसमें पता चल जाता है। इसका मतलब है कि अगर पहला वाला पार्टिकल प्लस आई कैप हमने माना उधर गया तो दूसरा गारंटीड है किधर जाएगा, माइनस आई कैप की तरफ। दोनों का मोमेंटम सेम होगा, जितना इधर मोमेंटम उतना ही इधर, ताकि नेट हो जाए जीरो। क्यों, क्योंकि पहले जीरो था, बाद में भी क्या होगा, जीरो। तो ये हो गया। चलो अब बोलता है क्या, फाइंड द टोटल एनर्जी रिलीज्ड इन द एक्सप्लोजन। हाँ, ये एक सवाल आता है, इसका तो शॉर्ट ट्रिक भी हम लोग देखेंगे। पर जो टोटल एनर्जी रिलीज कितना हुआ, तो बोले इनिशियली सब था रेस्ट में, सब एनर्जी स्टोर्ड था इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी के रूप में, ठीक है, सब रेस्ट में। लेकिन जैसे फटता है तो धड़ाक इसमें कुछ किस फॉर्म में एनर्जी अपीयर होता है, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो कि दिखता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो जितने सारे पार्टिकल्स हो सब में लगा दो तो वही हो जाता है मेरे लिए क्या, एनर्जी रिलीज्ड इन द एक्सप्लोजन। सॉल्व करते हैं। तो बी पार्ट में एनर्जी रिलीज्ड इन द एक्सप्लोजन,
तो ये होता है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग देखो इसको ना या तो ई से डिनोट करते हैं या फिर क्यू से बोलते हैं। केमिस्ट्री या फिजिक्स में भी, मॉडर्न फिजिक्स 12th में पढ़ोगे सब क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक। तो बोले क्या ई जो होगा कितना हो जाएगा, तो बोले 2 पार्टिकल में बाद में हुआ है, तो हाफ एम कितना से गया था, वी से, ये सवाल में दिया हुआ था, प्लस दूसरा पार्टिकल है तो हाफ इंटू 3m आई इंटू कितना से, तो v2 हमने माना उसका होल स्क्वायर। तो आराम से इसको लिखते चले जाइए, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ 3m, और ये इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आया था देखिए जरा, v/3 मैग्नीट्यूड। तो हम लोग बोल देंगे इसका जो वेलोसिटी होगा वो हो जाएगा v/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिए क्या आ रहा है भाई, mv²/2 प्लस 3m/2 इंटू v²/3×9, उड़ा दीजिए 3×9, कुछ आ रहा है क्या, ये आ रहा है mv²/6 और ये है mv²/2। तो देखो 2 है ना, इधर 3 है, तो करो क्या, यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई कर दो, ताकि नीचे 6 कॉमन हो गया, आसानी से ऊपर जोड़ पाएंगे हम। बोले नीचे हो गया 6, ये हो गया 3mv² प्लस mv², कितना हो जाएगा टोटल 4mv²। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि 2/3 mv²। दिस इज द एनर्जी रिलीज्ड। तो देखो बच्चों क्या है, हम ना निकाल सकते हैं 1 2 3 4 5 लाइन जो भी है ऐसे करके, लेकिन बोले जहां भी शॉर्ट ट्रिक पॉसिबल हो भैया वहां शॉर्ट ट्रिक लगाओ और दोनों रास्ते देखो, है ना, कि वही सवाल सेम, बस डायरेक्ट ये वाला पूछा जाए, फाइंड द टोटल एनर्जी रिलीज्ड इन द एक्सप्लोजन। तो अगर हम लोग देखें ना, टोटल मास है 4m, इनिशियली जो मोमेंटम टोटल है रेस्ट, पता है कि एक्सप्लोजन हो रहा है तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सब सवाल में हम लोग लगाने जा रहे हैं, डिफॉल्ट है ना, मान करके चलिएगा सब। 2 पार्टिकल में ये टूटा, एक है m, वो गया कितना से, v से, दूसरा पार्टिकल था 3m, देखो डायरेक्ट सवाल बनाते हैं, 3m ये कितना से गया हमें अभी नहीं पता है, लेकिन फ्रॉम लेक्चर नंबर 7 में हमने जो पढ़ा है और जो ट्रिक बताया था लास्ट में बच्चों COLM और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे, कि अगर इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हो 0 एंड पहला कंडीशन, दूसरा क्या था 2 पार्टिकल अगर सिस्टम हो, 2 पार्टिकल अगर सिस्टम हो, क्या वो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है क्या, यहाँ देखिए जरा, इनिशियल मोमेंटम है 0, तो एक m1v1 तो दूसरा होगा m2v2, पता है क्या वेलोसिटी हमको उससे मतलब नहीं, लेकिन जो भी होगा m1v1 ये हो जाएगा। तो पता है 2 पार्टिकल सिस्टम है, इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनली क्या होगा m1v1, यानी कि मैं क्या बोलूँ ऐसे, इनिशियली रेस्ट में है, तो पता है अगर एक पार्टिकल m1 अगर इधर गया है ना v1 से, तो गारंटीड दूसरा जो पार्टिकल होगा ना वो अपोजिट डायरेक्शन में जाना ही पड़ेगा उसको, कितना से, v2 से, सच दैट मोमेंटम ये हो। फायरिंग ऑफ बुलेट गन से भी देखें, मैन वॉकिंग ऑन द प्लैंक से भी देखें, आदमी इधर कूदता है प्लैंक इधर जाता है, सब चीज़ पता है, यानी m1v1 माइनस m2v2, दिस इंप्लाइज दैट कि m1v1 जो होगा वो m2v2 होगा 2 पार्टिकल के लिए। जो एनर्जी रिलीज होता है इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए एनर्जी रिलीज जो है कैसे लिख सकते हैं, एनर्जी रिलीज्ड जो होगा ये हो जाएगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। बच्चों लेक्चर 7 जरूर देखा हुआ रहे, ये सब तो मैं लिख रहा हूँ इसीलिए ना समय लग रहा है, आपको बता रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्टली यही लिखेंगे ना धड़ाक से और आंसर। ये जो मोमेंटम है हम किसी का भी लिख सकते हैं, चाहे इसका, क्योंकि दोनों में से हम कोई भी उठाते हैं, देखो क्या है, इसको निकालने का जरूरत भी नहीं है, जो सवाल में दे के रखा है ना एक पार्टिकल का तो मोमेंटम दे के ही रखा है, मास इनटू वेलोसिटी mv, कहानी खत्म, उसी का उठा के रख दो यहाँ पे, यानी सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं है। mv हो गया डिवाइडेड बाई 2 म्यू। म्यू क्या होता है, म्यू होता है कि कौन कौन सा मासेस है, एक है m, तो कैसे फॉर्मूला लिखते हैं, m1 m2 बटे m1 प्लस m2, m1 m2 बटे m1 प्लस m2। देखो ऊपर क्या हो गया 3m², नीचे हो गया कितना 4m, ये चला गया आ गया 3m/4, बस यहाँ पे रख दो 3m/4, ठीक है, आंसर आ गया। कितना आ जाएगा, देखो एक mm चला जाएगा तो ऊपर हो गया mv², mm चला गया mv² हो गया, 2 2 जाए 4, ये 2 चला जाएगा ऊपर, नीचे आ गया कितना 3। कैलकुलेट कर लीजिए, ये कटेगा 2 2 जाए 4, तो ये सबसे 2 किधर चला गया, नीचे जो है ऊपर एक 3 बचेगा, 2/3 mv²। डायरेक्ट बस अगर आप बनाओगे तो कहाँ से बनाओगे, डायरेक्ट यही लिखोगे, गेन इन
काइनेटिक एनर्जी, बस हो गया खटाक से आंसर। तो 2 से 3 लाइन में आ जाता है बिना कुछ सॉल्व किए। और ऐसे अगर देखोगे तो ये सवाल जो है, एक तो ये लिखो प्लस पहले आप ये कैलकुलेट करो, जबकि ये कैलकुलेट करने का ज़रूरत भी नहीं है अगर 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए रिलीज एनर्जी पूछा जाता है सवाल में तो। और ये सवाल को ऐसा कंपटीशन नहीं बचा जहां नहीं पूछा गया तो यानी रिपीट भी होगा बहुत फ्रीक्वेंट। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास 4m एट रेस्ट, नया सवाल है बच्चों, एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रेगमेंट्स, 3 पार्ट्स में अब टूटता है। 4m मास का एक पार्टिकल है, एक बॉम्ब है जो बोल दो, एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रेगमेंट्स। अच्छा, 2 ऑफ द फ्रेगमेंट्स ईच ऑफ मास m आर फाउंड टू मूव विथ ए स्पीड v ईच इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। बोलता है इससे 3 पार्ट जो टूटा है ना, उसमें से 2 जो पार्ट है, लेट एक पार्ट है m, दूसरा पार्ट है m, 2 पीसेस ऑफ इक्वल मास मूव विथ ए स्पीड v, दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन। परपेंडिकुलर मतलब लेट अगर एक इधर एक्स एक्सिस तरफ जा रहा है तो भाई साहब ये किधर जा रहा है, वाई एक्सिस के तरफ, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। अच्छा, बोलता है क्या, द टोटल एनर्जी रिलीज्ड इन द एक्सप्लोजन। अब देखो टोटल एनर्जी रिलीज्ड इन द एक्सप्लोजन, 3 पार्टिकल्स दे दिया है तो शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाएंगे बच्चों, 2 पार्टिकल्स के लिए लगता है वो। हाँ, थर्ड पार्टिकल क्या होगा, तो बोले 4 में से 2m चला गया तो बचा 2m, यानी कि 2m वो किधर जाएगा, कितना वेलोसिटी से हमको नहीं पता। जब ना पता हो कोई डायरेक्शन वायरेक्शन ना वेक्टर फॉर्म में लिख दो, लगावे। सिंस एफ नेट इज 0 तो हम लोग लगा देते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, क्या करें, लिखे सीधा, देखो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो होगा वेक्टोरियली इनिशियल जो होगा वही मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हो जाएगा क्या, फाइनली वेक्टर वाइज। इनिशियली क्या था, सब रेस्ट में, फाइनली क्या हो गया देख लो, ये m इंटू वी जो है गया किधर, आई कैप के तरफ। ठीक है, ये मास इंटू वेलोसिटी किधर गया है, जे कैप के तरफ, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तीसरा मास कौन है भाई, 2m, तो 2m जो है किधर गया है हमको नहीं पता, तो नहीं पता तो नहीं पता, कितना अच्छा बात है अपने आप आंसर आ जाएगा। तो हम इसको लिखते हैं, ये दोनों किधर आ जाएगा, इस साइड, माइनस एम वी आई कैप माइनस एम वी जे कैप इक्वल टू 2mv3। देखो m हर जगह से कॉमन लेंगे तो चला गया, माइनस v ये 2 डिवाइड कर देते इधर, तो माइनस v बटे 2 आई कैप माइनस v बटे 2 जे कैप इक्वल टू आ रहा है क्या, v3। यानी कि थर्ड पार्टिकल का ना वेलोसिटी बच्चों देखो क्या हो गया, ऑटोमेटिक पता चल गया कि ये जो पार्टिकल है जाएगा किधर, कितना मैग्नीट्यूड से जाएगा और कौन से डायरेक्शन में जाएगा ना, हर चीज़ हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक, पता चल जाता है। चलो देखते हैं, तो बोले कि थर्ड पार्टिकल जो है ना माइनस वी बटे 2 आई कैप, ये भी माइनस जे कैप, ये अच्छा, यानी कि माइनस आई कैप इधर माइनस जे कैप इधर। ठीक, और ये v बटे 2 से इस साइड है, v बटे 2 से इस साइड है, तो यानी दोनों का रिजल्टेंट इधर हो जाएगा, ये है v3 वेक्टर। तो भाई हॉरिजॉन्टली अगर ऐसे है तो लेट एक्स एक्सिस से कोई एंगल अल्फा मान लेते हैं, उस पर ऐसे जाएगा है ना, इस डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड इज कैलकुलेटेड बाय पाइथागोरस थ्योरम, वेक्टर में हम लोग पढ़े, माइनस वी बटे 2 का होल स्क्वायर माइनस वी बटे 2 का होल स्क्वायर। अच्छा एक और ट्रिक बताऊं, जब सेम चीज़ रहे ना तो √2 टाइम्स, यानी सीधे लिख दो v बटे 2 √2 जब भी सेम चीज़ हो तो आई कैप और जे कैप में। देखो कैसे, v स्क्वायर बटे 4 v स्क्वायर बटे 4, तो भैया सीधे बोले 2 टाइम्स है ये क्या, v बटे 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस का स्क्वायर करो तो प्लस ही आएगा, यानी कि एक √2 बाहर आ गया और जो है सेम चीज़ v बटे 2, तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा कट करके v बटे √2, यानी मैग्नीट्यूड जो हो गया थर्ड पार्टिकल का वो हो गया इतना से। किस एंगल पर जाएगा, लेट इट बी अल्फा, तो एक ऐसे करो और इस ट्रायंगल के अंदर बच्चों देखिए ये है v बटे 2, देख रहे हो ये वाला v बटे 2 और ये वाला भी क्या है v बटे 2, इस ट्रायंगल के अंदर लगाने की कोशिश करेंगे tan अल्फा, तो हो जाएगा देखो क्या, परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर है v बटे 2, बेस भी है v बटे 2, दोनों कट गया, आंसर आया 1, तो tan अल्फा इक्वल टू 1 को हम क्या लिखेंगे 45 डिग्री, हेंस अल्फा बराबर देखो क्या आ रहा है 45 डिग्री। सही है, तो समझ में आ गया कि तीसरा पार्टिकल हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर कितना वेलोसिटी से v बटे √2 से इधर आएगा। तो यहाँ पर एक इधर, तीसरा को हम बना देंगे इस साइड, यहाँ से 45 डिग्री पर v3 जो कि है v बटे √2।
ठीक, समझ में आया? अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ अब डायरेक्ट करने के लिए, ये सवाल बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो भाई पता है कि एक इधर, तो इसका मोमेंटम mv, इसका मोमेंटम mv, तो ये दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा, यानी कि बीच में, तो तीसरा किधर जाना चाहिए? तो बोले भाई सिंस इनिशियली सब मोमेंटम था 0, तो फाइनली भी 0 ही होना पड़ेगा। तो सिंस ये दोनों इधर इधर गया, रिजल्टेंट इसका इधर है, का मतलब है कि यही दोनों रहेगा तो इधर जाएगा बॉम्ब, लेकिन भैया उसको कहीं नहीं जाना है, का मतलब है कि जितना से दोनों का रिजल्टेंट आ रहा है ना, उतना ही मोमेंटम का किधर लगा दो, जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो उससे भी हम धड़ाक से निकाल सकते हैं। इसका रिजल्टेंट निकालो, रूट अंडर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर विल बी इक्वल टू इसका मोमेंटम m3 v3, इससे हमको पता चल जाता है तुरंत। ठीक, और ऐसे जब आंसर देगा बच्चों कभी कभी, तो देखो यहाँ पर जो अभी आया है, अच्छा हमसे भी पूछा है कि टोटल एनर्जी रिलीज्ड इन द एक्सप्लोजन, निकालते हैं, लेकिन एक चीज़ बोल रहा हूँ, बोलेगा ना कि थर्ड पार्टिकल जो है ना वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल पर जा रहा है वो बताओ। तो ये एक्स एक्सिस मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो भाई साहब यहाँ से 45 डिग्री है, ये कितना डिग्री हो जाएगा 180, यानी कि एक्स एक्सिस से जो है 180 प्लस कितना होगा 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 225 डिग्री। तो ये सब छोटा छोटा सवाल है। सारे पार्टिकल का देखो वेलोसिटी हमको पता चल गया, टोटल एनर्जी रिलीज्ड का मतलब कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर और हाफ ये मास 2m है इनटू ये वेलोसिटी का होल स्क्वायर। ठीक, तो निकालते हैं एनर्जी रिलीज्ड हाफ एम वी का होल स्क्वायर प्लस हाफ एम वी का होल स्क्वायर प्लस हाफ मास है मेरे पास 2m, ये हो जाएगा v बटे कितना आया है मेरा √2 उसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो हाफ एम कोई बात नहीं, एक बार लिख लेते हैं, mv स्क्वायर बटे 2 प्लस mv स्क्वायर बटे 2 प्लस ये 2 चला गया, देखो क्या आ रहा है ऊपर mv स्क्वायर, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा 2, सही है। तो कितना बार है भाई, वही चीज 3 बार लिखा हुआ है, तो 3 टाइम्स आ जाएगा कितना mv स्क्वायर बटे 2, तो 3 बटे 2 mv स्क्वायर हो जाएगा एनर्जी रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोजन। 3 बटे 2 कहाँ है mv स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं ये क्या है। अच्छा बच्चों देखो, एक तो एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब से रिलेटेड हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स ऑफ सवाल हम लोग बनाए थे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जब पढ़ रहे थे। ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है सेंटर ऑफ मास, यानी कहीं ना कहीं जो है सेंटर ऑफ मास आना चाहिए पिक्चर में, है ना, और उससे रिलेटेड। ठीक है, देखिए कैसे सारा चीज पढ़ा हुआ काम आएगा। बोलता है कि एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब या प्रोजेक्टाइल जो चीज फेंका गया इन एयर, हवा में ब्लास्ट हुआ, तो बताओ कि क्या। चलिए देखते हैं। लेट को एक प्रोजेक्टाइल है या कोई बॉम्ब है या शेल बोला जाता है, ठीक है, इस तरह से फायर किया गया एट एन एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, जिसका कि मास है मान लो कि m। तो सोचो जरा, अगर ये मास m है तो भाई इसी को कह सकते हैं, यही सेंटर ऑफ मास हो गया। कोई अगर बॉम्ब है तो उसका सेंटर ऑफ मास को एक पॉइंट हुआ, वही फायर किया गया तो सब जा रहा है, यानी बोल सकते हैं कि भाई ये जो जा रहा है ना एक्चुअली सेंटर ऑफ मास ही जा रहा है। कहीं कोई एक्सप्लोजन अगर नहीं हो रहा है तो ये ऐसे जाएगा जाएगा जाएगा, ऐसे जाके कहीं गिर जाएगा। तो ये किसका पाथ है, सेंटर ऑफ मास का, यानी किसका पाथ है भाई, सेंटर ऑफ मास। किसका पाथ है, सेंटर ऑफ मास। जा रहा है ऐसे ऐसे, जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, कोई एक्सप्लोजन कुछ हो ही नहीं रहा है, बस ऐसे चुपचाप फेंक दिए एगो बम को ऐसे करके प्रोजेक्टाइल, तो वो गया 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 सेंटर ऑफ मास यहाँ जा करके लैंड कर जाएगा। बहुत आसान, एट एन एंगल थीटा पे जब फायर किए तो हम कह सकते हैं अभी कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ, एक जो बॉम्ब जा रहा है ऐसे जाकर के गिरा है प्रोजेक्टाइल, तो भाई इसमें जो सेंटर ऑफ मास है मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ क्या, तो बोले मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। इस पर पहले से ही, और हमको पता है देखो बच्चों, कोई भी चीज अगर अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी प्रोजेक्टाइल मोशन है तो इस पर एक फोर्स लगता है, कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ मास पर कौन सा फोर्सेस लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। हर जगह पर लग रहा है, हर जगह पर लग रहा है, हर जगह पर लग रहा है, गौर करके देखना जरा। एक्सटर्नल फोर्सेस सेंटर ऑफ मास पर पहले से जो है लग रहा है, लगते जा रहा है, और उसके हिसाब से वो एक्सेलरेट करते जा रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, उसके कारण इसका पाथ जो है पैराबोलिक हो गया है। ठीक, लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट है भाई। ये जो बॉम्ब है ना, जब यहाँ गया ना, कहीं जा करके क्या हुआ, ये जो मास m था ना, ब्लास्ट कर गया धड़ाम से, तो लेट 2 पार्टिकल्स में फेंका गया। 2 पार्टिकल में उदाहरण के तौर पे लेट एक पार्टिकल गया m1, दूसरा पार्टिकल जो है बच्चों लेट इट भी क्या है m2, 2 पार्ट में टूटा।
तो होगा क्या, बोले सिंस जो ब्लास्ट हुआ ना, एक्सप्लोड किया, उस समय कोई एक्सटर्नल फोर्सेस इन्वॉल्व नहीं हुआ एक्सप्लोजन के लिए। एक्सप्लोजन में ग्रेविटेशनल फोर्सेस लगता है, लेकिन हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, बोलते हैं जो एक्सप्लोड हुआ धड़ाम से जो बॉम्ब फटा वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से। एक बॉम्ब दो ही पार्ट में मान लो फटा, आधे इधर आधे इधर, शोले मूवी का डायलॉग, होशियार आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। बाकी बचा कौन? कोई नहीं, उसी को सेंटर ऑफ मास कहते हैं। जो कोई नहीं बचा हुई सेंटर ऑफ मास। बच्चों सोचो, कुछ इधर ही चला गया, मान लो 1 kg का था, आधा kg इधर आधा kg इधर, भैया सेंटर ऑफ मास कहाँ है? तो हमको पता है कि अगर एक मास m1 यहाँ है, एक मास m2 यहाँ है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ एज्यूम करते हैं? ऑन द लाइन ज्वाइनिंग कहीं पर होता है, दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। क्या सच में सेंटर ऑफ मास कुछ होता है क्या? नहीं होता है भैया। क्या है? इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट होता है, कोई होता नहीं है वहां पर, बस इमेजिनरी है। हम लोग बोलते हैं कि इट इज एज्यूम्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट ए पॉइंट। सच्चाई में तो मास इधर और इधर है। बच्चों देखो, आपको खुद समझ में आएगा। सिंस जब एक्सप्लोजन हुआ एक्सटर्नल फोर्स कुछ लगा नहीं, तो सेंटर ऑफ मास में कोई एक्सटर्नल जो है एक्सेलरेशन उसमें आएगा नहीं। पहले से जितना से जो भी स्टेट उसका है, बाद में सेंटर ऑफ मास का वही रहेगा। जैसे मेरे पास 10 रुपया है, हमको कोई 1 रुपया दिया नहीं, मेरे पास 10 रुपया ही रहेगा। पहले से मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, बाद में एक्सटर्नल कोई आया नहीं ताकि उसका सेंटर ऑफ मास और एक्सेलरेट कर सके। एक्सटर्नल फोर्सेस के वजह से सेंटर ऑफ मास में कोई एक्सेलरेशन नहीं हुआ। पहले मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, भाई साहब बाद में भी मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। पहले मूविंग कैसे? पैराबोलिक पाथ पर, एक्सटर्नल आया नहीं, बाद में भी सेंटर ऑफ मास पैराबोलिक पाथ पर जाएगा। पार्टिकल्स टूट के फेंका गया, लेकिन सेंटर ऑफ मास हिलेगा नहीं। ठीक है, हाँ, यानी कि देखो ये मास मान लो कि किसी इंस्टेंट पर यहाँ, तो ये दोनों का सेंटर ऑफ मास देख रहे हो, लाइन ऐसे ज्वाइन कर दो तो देखो ये दिस इज सेंटर ऑफ मास। मान लो ये पार्टिकल टूट करके ना फेंकाया ऐसे, ये मान लो कि टूट करके फेंकाया ऐसे। गौर करना, मैं ज्वाइन करता हूँ किसी भी समय, ये पार्टिकल यहाँ है, ये पार्टिकल यहाँ है, पता है क्या? दोनों को ज्वाइन करोगे ना, सेंटर ऑफ मास इसी जगह पर आएगा। फिर आप ज्वाइन करो ऐसे खटाक खटाक, सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। फिर ज्वाइन करो, फिर ज्वाइन करो, फिर ज्वाइन करो। भैया जब एक्स एक्सिस पर आ गया ना, तो फिर से ज्वाइन कर दो। बच्चों सेंटर ऑफ मास ये अपने ओरिजिनल रास्ते पर जाकर के यहाँ गिरेगा। पहला पार्टिकल जो है m1 जो फेंकाया, m1 विल कम हियर, m2 विल कम हियर एंड सेंटर ऑफ मास विल बी ओनली देयर। वो कहीं नहीं जाएगा। तो समझ में आ रहा है, यानी इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा, इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा, सेंटर ऑफ मास का भी कुछ कोऑर्डिनेट होगा। गौर करके देखो, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो भाई सेंटर ऑफ मास कहाँ तक जाएगा? तो दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसका फॉर्मूला होता है मेरे पास u² sin 2θ डिवाइडेड बाई g। तो सेंटर ऑफ मास तो वहाँ होगा। तो ये मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, ये प्रोजेक्टाइल लिनियर। चलो देखते हैं, सवाल बनाते हैं। खुद से भी आप बच्चों सॉल्व कर सकते हो, ऑप्शन भी मैंने दे दिया। चलिए देखते हैं। एक प्रोजेक्टाइल है, मास m है या बॉम्ब जो बोल दो, फायर किया गया 100 मीटर पर सेकंड से 37 डिग्री पर। ठीक, अगर ऐसे फायर किया गया तो ये होगा क्या? ऐसे जाएगा, सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ चला जाएगा। अब हमको पता है कि दिस इज द सेंटर ऑफ मास। ठीक, पढ़ते हैं सवाल। एट द हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हुआ? द प्रोजेक्टाइल ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट्स ऑफ मास रेशियो दिया हुआ है कितना? 1:3, यानी कि 2 पार्ट में टूटेगा। m1/m2 रेशियो दे के रखा है 1/3। जब भी रेशियो दे के रखता है, इसका मतलब क्या है? हम लोग जानते हैं m1 क्या हो जाएगा। तो टोटल पार्ट्स कितना है भाई? 3 और 1 कितना? 4। तो लिखते कैसे हैं? तो बोले 1/टोटल, तो 1 + 3 ऑफ द क्या? टोटल मास। ये चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है बच्चों, है ना? तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि टोटल मास का 1/4 भाग हो जाएगा कौन? m1। तो दिस बिकम्स m/4। ठीक है, m2 क्या हो जाएगा? तो यह 3 पार्ट्स है। टोटल कितना है? तो 1 + 3 4 पार्ट्स। टोटल मास का ये 3 पार्ट्स है।
3/4, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना, देखो 3m बटे क्या हो गया 4, तो दिस बिकम्स क्या है मास m2। तो m1 और m2 हमको पता चल गया जब भी इस तरह से रेशियो में रहेगा। तो बच्चों कभी सवाल ऐसा आता है ना कि रेशियो दे देगा 1:1:2, 1:3:1, 1:3:2, कुछ भी दे देगा, तो हम लोग इसी तरह से निकालेंगे जब रहेगा रेशियो। तो जैसे कि मान लो अगर मैं बता ही देता हूँ आपको, मान लो m1:m2:m3 अगर दे के कभी रख दिया ना 1:1:2 है ना, सब IIT वगैरह में सब जगह पे सवाल आया हुआ है, हाउ विल यू फाइंड मास m1। तो बोलेंगे भाई टोटल पार्ट्स कितना हो गया, देखो 2 3 1 4, उसका एक पार्ट जो है ना ये है, यानी कैसे लिखेंगे इसको 1 बटे टोटल जो पार्ट्स होता है किसका भैया, टोटल मास का। तो कैसे बन जाएगा ये पता है, m/4। उसी तरह से अगर कभी m2 आया, ये भी वही है, तो 1 बटे टोटल ऑफ द हो जाएगा मास m, तो ये भी बन गया m/4। और अगर m3 बोलेंगे तो बोलेंगे ये 2 पार्ट्स मिल रहा है आउट ऑफ द टोटल, यानी कि 2 बटे 1 + 2 ऑफ टोटल मास, तो ये हो जाएगा पता है कितना 2m बटे क्या आ जाएगा 4, दिस बिकम्स m/2, 2 2 जा 4। ये तो ये सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट, इस तरह से आता है, याद रखिएगा, IIT हो नीट हो बच्चों हर जगह पे आता है, पूछा जाता है सवाल, ठीक। चलिए देखते हैं इसको। तो ये 2 मास m जो है ना स्प्लिट हो गया 2 पार्ट में, m/4 और एक है 3m/4। बोलता है द स्मॉलर पार्ट जो है कमिंग टू रेस्ट, स्मॉलर कौन है भाई, m/4, ये जो है स्मॉल, और ये कौन है लार्जर वाला, ठीक। तो जैसे बोलता है कहाँ पर, एट हाईएस्ट पॉइंट पर, ये गया एग्जैक्ट हाईएस्ट पॉइंट पर क्या है, टोटल ये जो मास m है इसको हम लोग सेंटर ऑफ मास कह सकते हैं। तो भाई हाईएस्ट पॉइंट पर हमको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन में होता क्या है, टोटल मास m, इसका सिर्फ एक ही वेलोसिटी होता है बच्चों हॉरिजॉन्टल में, और वो कितना होता है u cos थीटा ही होगा। इसको अगर हम u माने, इसको अगर हम थीटा माने, तो वर्टिकल में कंपोनेंट वेलोसिटी जो भी पार्टिकल का है वहाँ नहीं होता है, यानी बोलेंगे ना एक्सप्लोड करने के पहले पार्टिकल का सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा। यानी हम लोग इसको कैसे विजुलाइज कर सकते हैं, एट हाईएस्ट पॉइंट इनिशियल, यानी बिफोर एक्सप्लोजन बोलोगे टोटल मास मेरा है m, वो सिर्फ और सिर्फ इधर मूव कर रहा है कितना से, u cos थीटा से, ठीक। आफ्टर एक्सप्लोजन क्या हुआ, द स्मॉलर कमिंग टू रेस्ट, स्मॉलर वाला है m/4, उसके बारे में कह रहा है क्या, m/4 जो है ना वो क्या हुआ, रेस्ट में आ गया। रेस्ट का मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट पे गया, एक पार्ट टूटा जैसे बस वो रेस्ट में आ गया चुपचाप। तो रेस्ट में जब आ जाएगा हाई कहीं पर छोड़ेंगे वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा चुपचाप से, यानी कि वो पार्ट जो है m/4 क्या हम कह सकते हैं बच्चों, फॉल्स, सीधे एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, फ्रीली फॉल कर जाएगा, और m/4 पार्ट यहाँ आके लैंड कर जाएगा, पता है। चलो नेक्स्ट पूछता है क्या, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द लॉन्चिंग पॉइंट यहाँ से टू द पॉइंट वेयर द हेवियर पीस लैंड्स। तो पता है कि एक पार्टिकल अगर इधर तो दूसरा पार्टिकल किधर, हमको नहीं पता दूसरा पार्टिकल किधर जाएगा, लेकिन जो दूसरा पार्टिकल है 3m/4 उसका वेलोसिटी क्या है पहले तो हमें यही नहीं पता है, और वो जाएगा किधर सब कुछ नहीं पता, ठीक। निकालते हैं, देखो कैसे निकालेंगे। m/4 तो रेस्ट में आ गया भाई, 3m/4 जो है इसका वेलोसिटी क्या होगा, आई डोंट नो, जब नहीं पता ना वेक्टर वाइज लगा दो, अपने आप सब ठीक ठाक हो जाएगा। चलिए लगाते हैं, बोले COLM अप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, सिस्टम का टोटल इनिशियली यही सिस्टम का हो जाएगा फाइनली। देखो इनिशियली क्या था, टोटल मास m था, वो जा रहा था कितना से, u cos थीटा से किधर बच्चों, आई कैप के तरफ हॉरिजॉन्टली, सिर्फ क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी था जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन। आफ्टर एक्सप्लोजन m/4 कम्स टू रेस्ट, तो बोलेंगे m/4, लेकिन ये रेस्ट में आ गया, वेलोसिटी हो गया इसका 0, कहानी खत्म। प्लस ये क्या है भाई, दिस इज 3m/4, इसका वेलोसिटी क्या है हमको नहीं पता, तो नहीं पता अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। mu cos थीटा आई कैप इक्वल टू 3m/4 v2 वेक्टर m चला गया, ये आ जाएगा 4/3 u cos ऑफ थीटा आई कैप, ये v2 वेक्टर आया, यानी देखो कि सेकंड पार्टिकल बच्चों किधर जाएगा वो आपको पता चल जाएगा। पूरा सेंटर ऑफ मास वो चल रहा था u cos थीटा से बिफोर एक्सप्लोजन, आफ्टर एक्सप्लोजन सेकंड पार्टिकल देख रहे हो u cos थीटा इंटू 4/3 कितना होता है 1.33, यानी कि उससे ज्यादा वेलोसिटी से जाएगा,
तो गारंटीड आगे फेंकाएगा। ये पिक्चर भी बनता है दिमाग में। होगा कितना, कैलकुलेट कर लेते हैं। 100 और 37 डिग्री पर है तो क्या आएगा कैलकुलेट करके, 100 और cos 37 डिग्री, ठीक है। आई कैप पता है 4/3 100 cos 37, ये हो जाएगा 4/5, तो 5 दूनी 10 20। बहुत बार बता चुके हैं। sin 37 3/5, cos 37 4/5, ट्रायंगल वाला जो है, ठीक। तो ये आ जाएगा कितना, 4 चौक 16 दूना 32, यानी कि 320 बटे क्या आ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया है आई कैप। तो वेलोसिटी पता चल गया कि इधर होगा, और जो सेंटर ऑफ मास u cos थीटा से था उससे ज़्यादा वेलोसिटी से, यानी क्या पता है इससे प्रूफ देखो क्या होता है कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी यहाँ पर था सिर्फ u cos थीटा, उससे ज़्यादा वेलोसिटी से सेकंड वाला पार्टिकल इधर जो है फेंकाता है। ज़्यादा वेलोसिटी से अगर यहाँ पर होगा तो हमको पता है कि सेकंड वाला पार्टिकल जो है ना कहीं आगे दूर तक जाएगा। दिस इज m2 बोल दो, दिस इज m1 बोल दो, लाइटर पार्ट, ये है हैवियर वाला पार्ट। समझ में आ गया। और सेंटर ऑफ मास तो बच्चों यहीं जाएगा। वो कितना डिस्टेंस पर जाता है वो तो पता है हमको कि यहाँ से यहाँ तक। व्हाट इज दिस, दिस इज हॉरिजॉन्टल रेंज। और एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे एक पार्टिकल फॉल किया है, यानी कि एक्स एक्सिस पे हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस होगा हॉरिजॉन्टल रेंज के बराबर, उसका ठीक आधा, हाफ डिस्टेंस हो जाएगा किसका, फर्स्ट पार्टिकल का। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखेंगे तो दिस इज r/2। हमसे पूछा कि भाई लॉन्चिंग पॉइंट से हैवियर वाला पार्ट कहाँ लैंड करेगा, हमको नहीं पता। तो लेट दिस इज x1, ठीक। ये वाला होगा xcm क्योंकि एक्स एक्सिस पर है, लैंड किया है। और ये वाला कितना हो गया x2। तो यानी मेरे पास एक ना पिक्चर आ गया है दिमाग के अंदर, क्या कि सेंटर ऑफ मास पढ़ें, सेंटर ऑफ मास पढ़ें। दिस इज एक्स एक्सिस, यहाँ से यहाँ पर है सेंटर ऑफ मास, तो ये कितना कोऑर्डिनेट हो जाएगा xcm। m1 है मेरे पास यहाँ कितना डिस्टेंस पर, तो दिस इज x1, ये है ठीक आधा डिस्टेंस पर। अच्छा m2 है यहाँ, ये कितना डिस्टेंस पर होगा, तो भाई ओरिजिन से दिस इज x2, हमको अभी नहीं पता कितना दूर पर लैंड करेगा वो बताओ। तो पता है सिंस xcm का हमारे पास बच्चों फॉर्मूला है सेंटर ऑफ मास का, 2 पार्टिकल है, दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ हमको पता है, ये किसके बराबर होता है, रेंज के बराबर, ठीक है। ऐसे यहाँ पर फटा, एक आया ऐसे, एक फेंकाया ऐसे, देख रहे हो, मस्त है एकदम, कैसे मिक्स करके सवाल बनता है। लगाओ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। हॉरिजॉन्टल रेंज ये किसके बराबर है, r के बराबर। m1 कितना है, m/4, इसका कितना होगा तो r/2 होगा, जो भी ठीक आधा। m2 कितना है 3m/4, ये कितना डिस्टेंस पर हमको नहीं पता, डिवाइडेड बाई m1 है m/4 प्लस m2 है 3m/4, जो कि ये पूरा क्या बन जाएगा बच्चों, क्या बन जाएगा m, यानी ये पूरा मेरे लिए बना है m, इधर आ गया मल्टीप्लाई होके बन गया mr, ये आ गया mr/4 दूनी 8 प्लस 3m/4 इंटू क्या है x2। निकालने की कोशिश करते हैं, mr माइनस mr/8 इक्वल टू 3m/4 टाइम्स x2। देखो m हर जगह से चला गया, r माइनस r/8, तो 8 में से 1 चला गया, कितना हो जाएगा 7r/8, 4 इधर मल्टीप्लाई, 3 इधर डिवाइड, दिस विल बिकम इक्वल टू x2। तो x2 का पता है ये पोजीशन ही आ गया है। और हॉरिजॉन्टल रेंज का हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो अलग से निकाल लेते हैं। कितना है u, 100 और 37 डिग्री, r निकाल करके यहाँ पर पुट कर दीजिए कि क्या आएगा। बोलेंगे सिंस r होता है u² साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g, साइन 2 थीटा को खोलते हैं क्योंकि 37 डिग्री है तो हम लोग इसको खोल लेंगे, ठीक। कैसे, देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा करके आप लोग को याद भी करा चुके हैं सब ट्रिक वाइज, पूरा फॉर्मूला वगैरह सब। चलिए लगाते हैं, u है 100, तो 100 इंटू 100 हो गया, 100 का स्क्वायर है 2 साइन 37, साइन 37 कितना होता है 3/5, कॉस 37 कितना होता है 4/5, थीटा बच्चों कितना है 37 डिग्री, थीटा कितना है 37 डिग्री। अब तो आप लोग चैंपियन हो गए होंगे, इतना बार है ना बोले, हम लोग पढ़े, ट्रिक लगाए सब। 0 0 गया, 5 दूनी 10, ये 5 दूनी 10 इतना, यानी 20 दूनी 40 इंटू कितना है भाई 4 3 12 दूना 24,
तो 24 चौक 96 यानी कि 960। देखो आर बराबर आया कितना 960 मीटर, यहाँ पर रख दीजिए। हेंस x2 बराबर हम लोग क्या बोलेंगे 7 इंटू 960 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 8 गुना 3। काट छाट करते रहो बच्चों, ठीक है। ये कटेगा क्या, 8 का 8, 8 दूनी 16, 0, 3 चौक 12, 0, 4 चौक 16, 7 चौक 28, 4 गुना कर दो, 8 चौक 32 के 2 अंक के 3, 4 दूनी 8, 9 10 11, यानी कि 1120 मीटर। ये देखो हो जाएगा, पता है क्या, सेकेंड पार्टिकल विल लैंड एट 1120 मीटर फ्रॉम द लॉन्चिंग पॉइंट। 1120 कहीं है क्या, बहुत अच्छा सवाल सब है। 1120 कहीं है, हाँ, कंफ्यूज करने के लिए 120 भी लगा देता है। ठीक, तो ये रहा सवाल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। देखो क्या है, एट सम टाइम आफ्टर इट्स लॉन्च, एक बॉम्ब है, मास मान लो कि 10 kg का, t=0 पे उसको लॉन्च किया गया 30 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री पर किया लॉन्च। ठीक, तो ये जो है ना ऐसे ऐसे पता है कि सेंटर ऑफ मास कहीं जाकर के तो हॉरिजॉन्टल रेंज पे गिरेगा। अच्छा, एट सम टाइम आफ्टर इट्स लॉन्च करने के कुछ समय के बाद एन एक्सप्लोजन स्प्लिट्स द प्रोजेक्टाइल इनटू 2 पीसेस, यानी ये 10 kg 2 भाग में टूटेगा। 1 piece of mass 4 kg is observed at इतना at t=2 सेकेंड। यानी कह क्या रहा है सवाल कि भाई जब ये गया ना तो सबसे पहले किसी भी समय पर एट सम टाइम यानी लेट t=t पर क्या हुआ, एक्सप्लोड किया। ठीक है, तो एक्सप्लोड करेगा तो 2 भाग में लेट इट भी गया है, एक m1 एक m2, स्प्लिट कर गया। बोलता है क्या, एट t=2 सेकेंड पर, यानी कि कुछ समय के बाद t=2 सेकेंड एग्जैक्ट बोल दिया है भैया, t=2 सेकेंड। ठीक है, 4 kg का मास कहाँ पर है, यहाँ कॉमा यहाँ पर है, यानी कि लेट कहीं मान लेते हैं बच्चों, हमको अभी कुछ पता नहीं है। 4 kg का मास का पोजीशन बता के रखा है कि 105 मीटर 43 मीटर पर ये है। अच्छा, तो बोलता है कि फाइंड द लोकेशन ऑफ द सेकेंड पीस एट t=2 सेकेंड, यानी कि t=2 सेकेंड पर पूरा सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, t=2 सेकेंड पर, वो यहाँ होगा। पार्टिकल जो स्प्लिट करके फेंकाया वो कहाँ है पता नहीं, एक का बता दिया, दूसरा का हमको नहीं पता। तो 10 में से 4 kg गया, 6 kg कहाँ है, लेट कहीं फेंकाया है, पता ही नहीं है। तो लेट दिस इज x2, ये कॉमा हो जाएगा y2 विच वी डोंट नो। देखिए क्या है, हमारे पास ऑप्शन दे के रखा है। हम एक चीज़ जानते हैं कि भाई किसी भी समय बोला है ना एट t=2 सेकेंड पर वो है वहाँ, वो है वहाँ, यानी x1 x2 के बारे में कुछ बोल रहा है, तो बताओ xcm कहाँ है। और सेंटर ऑफ मास हमको पता है कि भाई वो प्रोजेक्टाइल पाथ को ही फॉलो करते जाएगा, यानी कह रहा है कि एट t=2 सेकेंड बताओ कि प्रोजेक्टाइल कहाँ है, प्रोजेक्टाइल इज ऑन द प्रोजेक्टाइल पाथ है ना। तो 10 kg वाला कहाँ होगा, कहीं होगा t=2 सेकेंड पर। तो हम देखो कैसे निकालते हैं, एट t=2 सेकेंड, ठीक है, सेंटर ऑफ मास विल लेट, क्या बोलते हैं पता है, लेट सेंटर ऑफ मास बी एट, कहीं तो होगा, तो लेट xcm और कॉमा क्या है ycm, यानी xy कोऑर्डिनेट है एट t=2 सेकेंड। तो हम लोग निकाले क्या, निकाल लेते हैं। तो बोले कि भाई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्रोजेक्टाइल का सवाल है, हमको पोजीशन चाहिए कि सेंटर ऑफ मास कहाँ है। तो बच्चों क्या है ये भैया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, s=ut + ½ at²। कोई भी प्रोजेक्टाइल का सवाल आता है तो पता हम वही करेंगे, s=ut, क्योंकि s है t है तो भैया s=ut+। इधर लिखेंगे x x x, एक बार हमको y भी चाहिए, फिर से लिख देते हैं s=ut + ½ at²। प्रोजेक्टाइल का सवाल आ गया ना, वन ऑफ द इजीएस्ट होता है, बस छाप दो, लगा दिए। अब देखते हैं एस एक्स हॉरिजॉन्टल में कितना है, दिस इज xcm, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का हम निकाल रहे हैं। ux क्या है, तो ux देखो क्या हो जाएगा, ux विल बिकम 30 cos 37, कितना हो जाएगा 30 cos 37, और इसका इनिशियली y में कितना हो जाएगा 30 sin 37। ठीक, 30 cos 37 4/5, 5 6 30, यानी कि 6 24 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, uy अगर जरूरत पड़ेगा क्या होगा भैया, 30 sin 37, 30 इंटू साइन 37 3/5, 5 6 30, 6 तिया कितना आ जाएगा 18। ये तो बड़ा बेसिक है, ठीक ठाक है। ux y निकाल करके बैठ गए, ux पुट करते हैं 24, कितना समय पर हमको निकालना है, t=2 सेकेंड पर। x क्या होता है 0,
प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं होता, तो वर्टिकल में डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। देखो XCM का कोऑर्डिनेट निकल गया 24 दूनी कितना होगा 48 मीटर। किसका निकला है भाई? सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास बताओ उसका y कोऑर्डिनेट क्या है भाई? उसका y कोऑर्डिनेट क्या है? t = 2 सेकेंड पर क्या करें? दिस बिकम्स YCM। uy कितना है? 18 इंटू 2 प्लस हाफ। ay हो जाएगा -g वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो -10। t कितना है? 2 का होल स्क्वायर। ठीक, 18 दूनी 36, 2 पचे 10, यानी कि -5, 2 दूनी 4, 36 - 5 = 20, कितना आ जाएगा? 16 मीटर। तो YCM जो है ना वो हो गया 16 मीटर पर। XCM YCM पता चल गया। X1 Y1 हमको पता है पहला पार्टिकल जो है कहाँ पर है, तो दिस इज X1, Y1। वाह, हमसे पूछा X2 Y2 क्या होगा? गजब नहीं हो गया बच्चों? गजब ही हो गया। कितना है? 105,43। ठीक है, X1 Y1 है 105,43। ठीक है, देखो कैसे निकालते हैं। XCM हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, M1 प्लस M2 X2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ठीक, उसी तरह से YCM हो जाएगा बच्चों M1 Y1। ये तो फॉर्मूला है तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, बटे M1 प्लस M2। अब इसमें पुट कर लेते हैं बढ़िया से, कहाँ पर पोजीशन होगा। M1 XCM है 48, M1 कितना था? 4 kg है ना, 4 और 6, तो बोलेंगे भाई 4 kg कहाँ हो? t = 2 सेकेंड पर 105 मीटर पर है। 6 kg कहाँ होगा? हमको नहीं पता। ठीक है, M1 प्लस M2, 4 और 6 जोड़ेंगे कितना है? 10 kg टोटल। यहाँ से देखो X2 निकल जाएगा, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये है भाई 480 इक्वल टू, गुना करो, 5 × 20 के 0, 2 और ये हो जाएगा 4 प्लस 6x2, यानी कि 480 में से 20 चला जाएगा, ये हो जाएगा 60 इक्वल टू 6x2। तो भाई 6 × 10 = 60, यानी कि x2 जो आ गया वो आ गया कितना? 10 मीटर पर होगा। दिस इज x2। y2 कहाँ होगा? निकाल लेते हैं। YCM है 16, M1 है 4 kg, कितना मीटर पर है? ये 43 मीटर पर, पहला पार्टिकल। ठीक, M2 6 kg, 4 और 6 है ना, टोटल 6 kg। कहाँ पर होगा Y2? नहीं पता, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 10 kg। गुना कर लो, बहुत आसान, 160 है, ये हो जाएगा 4 × 12 के 2, हाथ बचा 1, 4 × 16, 1 17, हाथ में बचना चाहिए क्योंकि सटीक यहाँ पर ही चाहिए कैलकुलेशन। ठीक, तो 160 में से 172 गया, बराबर हो जाएगा 6y2। 6y2 इक्वल टू, ये कितना है? 72 में से 60 यानी कि 12, लेकिन -12। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लिए, 6 दूनी 12, तो y2 जो है मेरा आ गया -2 मीटर पर। तो आंसर देखो आ गया 10, कितना होगा? -2, यानी कि वो जो पार्टिकल होगा सेकेंड 10, -2 मीटर पर होगा। 10, -2, 10, -2 कहाँ है भाई? ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए बच्चों कैसे जो है ना सवाल बनता है और सेंटर ऑफ मास को उसमें मिलाकर फ्यूज करते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक पार्टिकल है, मास है, लेट इट भी कुछ है, यू से फेंका गया थीटा एंगल पर। हाँ, बहुत साल पहले बच्चों IIT में पूछा था, बड़ा सिंपल सवाल, बहुत बार फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। देखो, एट द हाईएस्ट पॉइंट इन इट्स पाथ, जब ये गया एट द हाईएस्ट पॉइंट इन इट्स पाथ पर क्या हुआ? इट एक्सप्लोड्स इनटू 2 पीसेस ऑफ इक्वल मास। अच्छा, ये नहीं दे के रखा कि टोटल मास कितना है, लेकिन बोला इक्वल मास, तो हम लोग लेट मान लेते हैं कि भाई ये है m। तो इक्वल मास में यहाँ पर जाकर के टूटा है, कितना में टूटेगा? तो बोलेंगे m/2, और m/2 में टूटेगा हाईएस्ट पॉइंट पर। ठीक है, बोलता है क्या? वन ऑफ द पीसेस रिट्रेसेस इट्स पाथ टू द कैनन। कैनन मतलब तोप जहाँ से फायरिंग हुआ है। बोला यहाँ से एक हमने तोप का गोला जो है m गया हाईएस्ट पॉइंट पर गया, 2 भाग में टूटा, एक पार्ट जो है ना रिट्रेसेस इट्स पाथ, यानी कि ठीक वही रास्ते को ये जो है ना एकदम जाता है और कैनन तक चला जाता है। तोप के गोला नहीं बचो, तोप तक ठीक है, तोप के मुंह जहाँ वहाँ तक कैसे जाएगा भाई? जाएगा कैसे, ये कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो क्या है, प्रोजेक्टाइल का हमको पता है कि जब ये जाता है ना, टोटल मास m जा रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पर क्या है? टोटल मास m का ना वेलोसिटी होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना? u cos थीटा, टोटल मास। तो ग्राउंड से हमने फेंका थीटा एंगल पर, तो हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर टोटल जो वेलोसिटी होता है सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है u cos थीटा।
तो अगर कोई पार्टिकल को बोलेगा हाईएस्ट पॉइंट से ना पीछे रिट्रेस करके जाना वापस, इसका मतलब है यहां से फेंके तो u cos थीटा, वापस आने के लिए जस्ट उल्टा डायरेक्शन में कोई u cos थीटा दे दे तो हम फिर कहां चले जाएंगे, कैनन के पास यानी तोप के पास। समझ में आ रहा है बच्चों? तो भाई एक पार्टिकल को अगर वापस जाना होगा उसी रास्ते पर तो m/2 को ना हाईएस्ट पॉइंट पर ठीक वही वेलोसिटी उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी जाकर करके वो जो है कहाँ आ जाएगा, वापस। यहाँ से नहीं, एक्चुअली यहीं से आएगा, पाथ वही ट्रेस करेगा। तो आप समझ लो बच्चों, भावनाओं को समझो कि मैं कहाँ लिख रहा हूँ, भावनाओं को समझो मैं कहाँ लिख रहा हूँ। यानी कि m/2 जो होगा उस पर जो वेलोसिटी देना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, कितना, u cos थीटा, सच दैट ऐसे, गलत बात, ऐसे आ जाएगा वापस। ठीक है, चलो फाइंड द स्पीड ऑफ द अदर पीस इमीडिएटली आफ्टर द एक्सप्लोजन। जस्ट एक्सप्लोजन के बाद सेकंड जो पार्टिकल होगा उसका वेलोसिटी क्या होगा, आई डोंट नो, निकाल लेते हैं कैलकुलेट करके। बोलेंगे बिफोर एक्सप्लोजन जो है इनिशियली क्या था और सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होगा फाइनली वो क्या होगा, कंजर्व होगा। पता है एक्सप्लोजन हो रहा है, इनिशियली पूरा जो मास m है उसका सिर्फ एक्स एक्सिस में वेलोसिटी था, तब बोलेंगे m u cos थीटा सिर्फ था, किधर, इक्वल टू लगा देते। ठीक है, किधर होगा, आई कैप के तरफ। इनिशियली टोटल मास m दो पार्टिकल में टूटा तो बोले कि जो m/2 है ना उसका वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा ही होना पड़ेगा, लेकिन उसको ठीक माइनस आई कैप होना पड़ेगा एकदम हॉरिजॉन्टली, ताकि वो फिर से क्या आ जाए, वापस। तो दूसरा वाला जो पार्ट है m/2 उसका क्या वेलोसिटी होगा भैया, आई डोंट नो, वेक्टर लगा दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। देखो m m m चला गया। ठीक, ये क्या बच रहा है, u cos थीटा आई कैप, यहाँ पर है माइनस u/2 cos थीटा आई कैप प्लस ये है v2 वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। ठीक बच्चों, u cos थीटा इधर लेके चले आइए, तो u cos थीटा आई कैप प्लस u/2 cos थीटा आई कैप इक्वल टू v2 वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। कैलकुलेट करते हैं, देखो क्या आ जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई करो तो 2 + 1 हो जाएगा, कितना पता है, 3/2 u cos थीटा आई कैप इक्वल टू v2/2। ये 2 देखो कैंसिल हो गया, हेंस v2 वेक्टर जो है क्या हो जाएगा, 3u cos थीटा और किधर हो जाएगा, आई कैप में। यानी कि एक पार्टिकल जो है u cos थीटा लेकर के कैनन के पास चला गया, दूसरा जो है उसका वेलोसिटी होगा 3u cos थीटा और किधर, आई कैप के तरफ, जस्ट आफ्टर द एक्सप्लोजन जो है। ठीक, तो ये यानी कि मैग्नीट्यूड कितना बोलेंगे, 3u cos थीटा, कहाँ है, यहाँ है। ठीक, तो बच्चों समझ में आया कि सवाल सब कैसे बनाते हैं। अब आपके लिए मैं क्या करता हूँ, एक देता हूँ होमवर्क, ये मेरा फर्ज बनता है, और इसके सॉल्यूशन जो है कहाँ मिलेंगे, डीपीपी में, वीडियो सॉल्यूशन में आप इसको देख लेंगे। ठीक है, खुद से जरूर ट्राई करिए। तो ऐसा नहीं है बच्चों कि मैं बोल रहा हूँ ट्राई करिए और उसको मैं सॉल्व ही नहीं करता हूँ, है ना, ये काम नहीं कर रहा हूँ। जो भी होमवर्क दे रहा हूँ आप वीडियो सॉल्यूशन डीपीपी का देखिएगा, प्लेलिस्ट में है। ठीक, तो एक खुद से प्रैक्टिस होगा उसी बेसिस पर, एकदम बहुत अच्छा सवाल और आराम से बनेगा। एक का y दे के रखा है, दूसरा का पूछता है y क्या है, YCM = m1 y1 + m2 y2 डिवाइड बाई m1 + m2। मैंने हिंट दे दिया, उम्मीद है कि सब सारे बच्चे से ये सवाल बन जाएगा। ठीक है, खुद से ट्राई करना, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए बच्चों। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं कोलिजन। ठीक है, थैंक यू।